हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जंतुओं में जनन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, जंतुओं में जनन का जो प्रोसेस होता है वह मुख्यतः दो विधियों में पाई जाती है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन का कैसे प्रोसेस होता है। देखिए, जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो जंतुओं में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो जंतुओं में लैंगिक जनन क्या होता है, तो देखिए, माता पिता द्वारा अपनी जनन कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए जीव या फिर संतान को जन्म देने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो माता पिता द्वारा अपनी जनन कोशिकाओं या फिर युग्मकों का प्रयोग कर नए जीव या फिर संतान को जन्म देने का जो प्रोसेस होगा वही क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मनुष्य हुए, मछलियां हुई, मेढक हुए, बिल्लियां हुई, कुत्ते हुए, ये सभी क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन द्वारा संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए, ऐसे जंतु जिनके शरीर में नर कोशिकाएं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नर कहा जाता है। और ऐसे जंतु जिनके शरीर में मादा यौन कोशिकाएं, जिन्हें अंडायु कहते हैं, होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मादा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जंतु जिनके शरीर में नर यौन कोशिकाएं, जिन्हें हम लोग शुक्राणु कहते हैं, वो होती हैं, उन्हें नर कहा जाता है। और ऐसे जंतु जिनके शरीर में मादा यौन कोशिकाएं, जिन्हें अंडाणु कहा जाता है, होती हैं, वह क्या कहलाती हैं, मादा कहलाती हैं। ठीक, अब दूसरा नोट पॉइंट जो है वह है युग्मक। अब हम लोग युग्मक के बारे में समझते हैं कि युग्मक क्या होता है। तो युग्मक जो है, युग्मक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो लैंगिक प्रजनन में शामिल होती हैं। देखिए, युग्मक जो होते हैं, युग्मक दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। तो जंतु में पाए जाने वाले नर युग्मक जो होते हैं उन्हें शुक्राणु कहा जाता है, और जो मादा युग्मक होते हैं उन्हें अंडाणु कहा जाता है। ठीक, तो जंतु में पाए जाने वाले जो नर युग्मक होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा युग्मक होंगे उन्हें अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग मानव में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, तो मानव में जो लैंगिक प्रजनन या फिर जनन का जो प्रोसेस होता है वह निम्न दो जनन तंत्रों से होता है। पहला जनन तंत्र क्या है, नर जनन तंत्र, जिसे हम लोग मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, और दूसरा जो जनन तंत्र होता है उसे मादा जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मानव में लैंगिक प्रजनन या जनन का जो प्रोसेस होता है कितने जनन तंत्रों द्वारा होता है, वह दो जनन तंत्रों द्वारा होता है। पहला क्या होता है, नर जनन तंत्र, और दूसरा क्या है, मादा जनन तंत्र। ठीक है, अब हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में कंसंट्रेट करेंगे, नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो नर जनन तंत्र में क्या होता है, देखिए, नर जिसे हम लोग पुरुष कहते हैं, एक जोड़ी मुख्य जननांग वृषण के अतिरिक्त अनेक सहायक जननांग पाए जाते हैं। ठीक, जैसे शुक्रवाहिनियां हुए, शुक्राशय हुए, मूत्र मार्ग हुए, सीसन हुए, प्रोस्टेट ग्रंथि हुई, काउपर ग्रंथियां हुई, पेरिनियल ग्रंथियां हुई एवं रेक्टल ग्रंथियां हुई। तो ये सभी क्या है, सहायक जननांग है। तो आगे हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखिए, नर जनन तंत्र का पूरा प्रोसेस है। इसमें देखिए, ये पार्ट जो है इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ये पूरा पार्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, मूत्र मार्ग है। और ये जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीसन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये पूरा अंडकोश होता है, और यहाँ ए जो है इसे वृषण कहते हैं। यहाँ देखिए, ए वृषण के ऊपर जो ए वाला पार्ट है इसे अधिवृषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिवृषण कहा जाता है। ठीक, और ये क्या है, ए वाला जो पार्ट है इसे हम लोग वृषण कहते हैं। ठीक, और ये इतना जो पार्ट है इसे अंडकोश कहा जाता है। ठीक, और ए वाला जो पार्ट है और ए वाला जो पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीसन कहते हैं। ठीक, और यहाँ एक छिद्र होता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। और ये देखिए, ये जो पीछे वाली नलिका है इसे हम लोग शुक्रवाहिनी कहते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, ये क्या है, शुक्रवाहिनी है, ये जो नलिका है। ठीक, और यहाँ ये देखिए, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, और यहाँ ये जो यहाँ पर बना हुआ है इसे हम लोग काउपर ग्रंथि कहते हैं। ठीक, और यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है पूरा इसे शुक्राशय कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया है, शुक्राशय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए, ये जो नलिका है उसे स्खलन नलिका कहा गया है। और ये देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ, ये जो पार्ट है ये क्या है, मूत्र नली है। क्या है, मूत्र नली है।
और ये जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। ठीक, अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मुख्य जनन अंग वृषण के बारे में पढ़ेंगे। तो वृषण के बारे में देखिए, यहाँ देखिए ये वृषण होता है, इसके ऊपर अधिवृषण होता है और इसके अधिवृषण के पश्च भाग में शुक्रवाहिनी होती है। देखिए ये क्या है, शुक्रवाहिनी है। यहाँ ये देखिए शुक्रवाहिनी इसके साथ कनेक्टेड है। ये शुक्रवाहिनी जो है शुक्राशय से कनेक्टेड होता है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे शुक्राशय कहते हैं। ठीक, ये जो शुक्रवाहिनी है शुक्राशय से कनेक्टेड होकर के एक और नली बनाती है जो कि मूत्र नली में जाकर के खुलती है। तो ये जो नली है उसे हम लोग स्खलन नलिका कहते हैं। ठीक, और ये जो है ये पूरा पार्ट इसे मूत्राशय कहा जाता है और ये मूत्र नली है। ठीक, और यहाँ देखिए ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट इसे हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं और यहाँ जो पार्ट दिखाया गया है उसे हम लोग काउपर ग्रंथि कहते हैं और ये मूत्र मार्ग है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग वृषण के बारे में पढ़ते हैं। वृषण क्या होता है, तो देखिए वृषण जो होता है शरीर का मुख्य जननांग माना जाता है। ठीक है, तो नर के शरीर के इस प्रजनन अंग को बीज कोष कहा जाता है। बीज कोष क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो नर के शरीर के इस प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है, बीज कोष कहा जाता है। और ये वृषण जो होता है शरीर से बाहर वृषण कोष में स्थित होता है। वृषण कहाँ पर स्थित होता है, वृषण कोष में स्थित होता है। ठीक है, वृषण कोष के अंदर जो स्थित वृषण होता है वह शरीर का सबसे ठंडा भाग माना जाता है। ठीक है, स्तनधारियों में शरीर ताप अधिक होने के कारण वृषण शरीर से बाहर वृषण कोष में स्थित होता है। ठीक है, तो वृषण क्या होता है, वृषण जो है नर के शरीर के इस प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है, बीज कोष कहा जाता है। वृषण जो है शरीर के बाहर वृषण कोष में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, वृषण कोष में स्थित होता है। और वृषण को बीज कोष कहा जाता है क्योंकि यहीं पर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, देखिए वृषण कोष के अंदर स्थित वृषण शरीर का सबसे ठंडा भाग होता है। जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने के कारण ये वृषण कहाँ पर स्थित होता है, शरीर से बाहर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, शरीर से बाहर स्थित होता है। कहाँ पर, वृषण कोष में स्थित होता है। ठीक, तो देखिए वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही होता है। देखिए वृषण कोष में स्थित जो वृषण होता है उसका तापमान हमेशा शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उच्च तापमान जो होते हैं वे शुक्राणुओं के निर्माण में बाधक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग वृषण की संरचना और आकार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए वृषण जो होता है वह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। गुलाबी रंग का अंडाकार रचना होता है। ठीक है, इसका भार लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। कितना होता है, 10 से 15 ग्राम होता है। और विसरण की जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उसमें शुक्रजनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो विसरण की जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उनमें शुक्रजनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए ये नर जनन तंत्र का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए ये वृषण का पूरा पार्ट है, यहाँ पर वृषण है और ये अंडकोश है। इस अंडकोश को ही वृषण कोश कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो है वृषण है, यहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है इसी में। ठीक है, और ये जो है वृषण कोश है जिसे अंडकोश कहा जाता है। तो देखिए जो वृषण होता है, वृषण का टेम्परेचर हमेशा शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है क्योंकि उच्च तापमान क्या होता है, उच्च तापमान जो होता है वह शुक्राणुओं के निर्माण में बाधक होते हैं। ठीक, वृषण जो होते हैं वे लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और 3 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। ठीक, और कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं और इनकी जो रचना होती है वह अंडाकार होती है और इसका भार लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। ठीक, वृषण जो होते हैं इनकी शुक्रजन नलिकाओं में शुक्रजनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण जो होता है शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है क्योंकि इसी में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए अगला जो है वह है शुक्रवाहिनी जिसे वेस डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, शुक्रवाहिनी क्या होता है, वृषण की पश्च सतह पर, वृषण की जो पीछे वाली सतह होती है उस पर लगभग 6 मीटर लंबी नलिका कुंडलित रचना बनाती है। इसे क्या कहा जाता है, अधिवृषण कहा जाता है या फिर एपिडाइमिस एपिडाइमिस कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्च भाग में शुक्रवाहिनी निकलती है। क्या होती है, शुक्रवाहिनी निकलती है। यहाँ पर देखिए
ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरा वृषण है। वृषण का ये जो पार्ट है यहाँ पर इसे अधवृषण कहा जाता है। इस अधवृषण के पश्च सतह पर यानी पिछले वाले भाग में क्या होते हैं, शुक्रवाहिनियां होती हैं। देखिए ये क्या है, शुक्रवाहिनी है ये सब। तो ये कहाँ पर होती है, ये पूरा जो है वृषण है, वृषण के पीछे क्या है, अधवृषण है, अधवृषण के पीछे क्या होती है, शुक्रवाहिनियां होती है। ठीक है, तो जो वृषण होता है उसकी पश्च यानी पिछले वाली सतह पर लगभग 6 मीटर लंबी नलिका कुंडलित रचना बनाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधवृषण कहते हैं, या फिर उसे एपिडाइमिस कहते हैं। जो एपिडाइमिस होता है या अधवृषण होता है उसके पिछले वाले भाग में क्या होती हैं, शुक्रवाहिनियां निकलती हैं। क्या होती हैं, शुक्रवाहिनियां निकलती हैं। ये शुक्रवाहिनी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ठीक है, जो शुक्रवाहिनी होती है वो लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ठीक, यह मूत्रवाहिनी के साथ फंदा यानी लूप बनाती हुई शुक्राशय की नलिका के साथ मिल करके सह नलिका बनाती है। क्या बनाती है, सह नलिका बनाती है। तो शुक्रवाहिनी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह क्या करती है, मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती है। क्या करती है, मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती है यानी लूप बनाती है। और ये क्या करती है, शुक्राशय की जो नलिका होती है उसके साथ मिल करके सह नलिका का निर्माण करती है। इस सह नलिका को क्या कहा जाता है, अस्खलन नलिका कहते हैं, जिसे एजैकुलेटरी डक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अस्खलन नलिका जो होती है वह लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है इसको वृषण नाम दिया गया है और उसके ऊपर क्या है, अधवृषण है। अधवृषण के ऊपर ये जो नलिका जा रही है ये मूत्र नली है। ये क्या है, मूत्र नली है। मूत्र नली के साथ यह फंदा बनाते हुए यहाँ देखिए यहाँ पर जाकर के मिल रही है। कहाँ मिल रही है, यहाँ जाकर के मिल रही है। किससे मिल रही है, शुक्राशय से जाकर के मिल रही है। ठीक है, इस पूरी नलिका को शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी कहा जाता है ये जो पूरी नलिका है। ठीक है, ये देखिए ये मूत्र नली है, इस मूत्र नली के साथ फंदा बनाता है। ठीक है, फंदा बनाते हुए किससे जाकर मिलता है, शुक्राशय से मिलता है। किससे मिलता है, शुक्राशय से। ये जो शुक्राशय है वहां जाकर के मिलता है। ठीक है, अब ये शुक्रवाहिनी और शुक्राशय मिल करके एक नलिका बनाएंगे। देखिए ये पूरी क्या है, नलिका है। इस पूरी नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, अस्खलन नलिका कहते हैं। ये जो नलिका बन रही है इस नलिका को हम लोग क्या कहेंगे, अस्खलन नलिका कहेंगे। और अस्खलन नलिका जो होती है वह 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, अब हम लोग शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे, सेमिनल वेसिकल। तो शुक्राशय क्या होता है, तो देखिए मूत्राशय के पीछे लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी वलित थैली जैसी संरचना स्थित होती है जिसे शुक्राशय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मूत्राशय है, ये क्या है, मूत्राशय। इसके पीछे देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, शुक्राशय कहा जाता है। और ये शुक्राशय कहाँ पर स्थित होता है, मूत्राशय के पीछे स्थित होता है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर ये शुक्राशय लंबा होता है। ठीक, तो देखिए तो ये जो शुक्राशय होता है, इस शुक्राशय से जो स्रावित क्षारीय तरल होता है वह शुक्राणुओं के साथ मिलकर के वीर्य यानी सीमेन बनाता है। क्या बनाता है, वीर्य बनाता है यानी सीमेन बनाता है। तो वृषण के पीछे क्या होता है, अधवृषण होता है। अधवृषण के पीछे क्या होता है, शुक्रवाहिनी होता है। और जो वृषण होता है, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और वे शुक्राणु क्या करेंगे, शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्राशय में जाते हैं। ठीक है, शुक्राशय में क्या होता है, क्षारीय तरल होते हैं जो शुक्राणुओं के साथ मिल करके वीर्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, शुक्राशय में क्या होता है, फ्रक्टोज शर्करा होता है जो क्या करता है, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए शुक्राशय से निकलने वाली नलिका शुक्रवाहिनी के साथ मिल करके अस्खलन नलिका बनाती है। क्या करती है, शुक्राशय से जो निकलने वाली नलिका होगी वह शुक्रवाहिनी के साथ मिल करके अस्खलन नलिका बनाती है। हम लोग पहले ही अस्खलन नलिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अस्खलन नलिका का निर्माण कौन करता है, शुक्राशय और शुक्रवाहिनी आपस में मिल करके अस्खलन नलिका का निर्माण करती है। ठीक है, और ये अस्खलन नलिका जो होती है वह मूत्र मार्ग में खुलती है। ठीक, तो देखिए फिर से एक बार समझते हैं। जो वृषण होता है, वृषण को बीज कोश कहा जाता है। बीज कोश में क्या होते हैं, बीज कोश जो होते हैं उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो वे अधवृषण और शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्राशय में पहुंचते हैं। ठीक, शुक्राशय में क्या करेगा, जो शुक्राशय होता है उसमें फ्रक्टोज शर्करा होता है। फ्रक्टोज शर्करा क्या करेगा, वो जो शुक्राणु होंगे जो कि वृषण में बने थे, ठीक है, उन शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक, और ये जो शुक्राशय है और शुक्रवाहिनी ये दोनों आपस में मिल करके क्या करेंगी, अस्खलन
नलिका का निर्माण करेंगी और ये स्खलन नलिका जो होता है वह किसमें खुलता है, मूत्र मार्ग में जाकर के खुलता है। ठीक, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वीर्य होता है यानी सीमेन होता है वो योनि की अम्लता को दूर करता है। जो मादा की योनि होती है उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, H2CO3 पाया जाता है। तो योनि में जो अम्लता होता है उस अम्लता को ये वीर्य दूर करता है। ये जो वीर्य होता है इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है जो कि क्षारीय है। तो वीर्य क्या करेगा, योनि की अम्लता को दूर करेगा और इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 तक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग क्या होता है, तो देखिए जो शुक्रवाहिनी होती है और शुक्राशय ये दोनों नलिकाएं क्या करती हैं, मिल करके एक नलिका बनाती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्खलन नलिका कहते हैं। कौन कौन बनाएंगी, ये शुक्राशय जो है और यहाँ ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्राशय और ये शुक्रवाहिनी ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाएंगी, एक नलिका बनाएंगी जिसे हम लोग स्खलन नलिका कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्खलन नलिका होगी वह कहाँ पर खुलेगी, इस मूत्र मार्ग में आकर के खुलेगी। यहाँ देखो ये मूत्र मार्ग से आकर के कनेक्ट हो रही है। तो मूत्र मार्ग क्या होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यह पुरुष के सिसन यानी जो पेनिस होता है, पेनिस का पार्ट ये है, ये देखिए ये क्या है, पेनिस है। ठीक, ये जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे, पेनिस कहेंगे। ठीक, पेनिस के शीर्ष पर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा, यहाँ देखिए एक छोटा सा छिद्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, उसी छिद्र द्वारा मूत्र बाहर निकलता है। ठीक है, तो मूत्र मार्ग क्या होता है, शुक्रवाहिनी तथा शुक्राशय नलिका के मिलने से बनी नलिका जिसे हम लोग स्खलन नलिका कहते हैं, वह मूत्र मार्ग में खुलती है। मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यह पुरुष के सिसन यानी पेनिस जो होता है, ये पेनिस है। ठीक है, पेनिस के शीर्ष पर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सिसन। सिसन क्या होता है, सिसन जो होता है यह नर का मैथुन अंग होता है। ठीक है, मैथुन के समय सिसन, इस सिसन के द्वारा ही जो वीर्य होता है वह स्त्री की योनि में पहुंचाया जाता है। कहाँ पर पहुंचाया जाता है, स्त्री की योनि में पहुंचाया जाता है। तो सिसन क्या होता है, सिसन जो होता है वह नर का मैथुन अंग होता है। क्या होता है, नर का मैथुन अंग होता है। जब मैथुन का प्रोसेस होता है यानी सेक्स का जो प्रोसेस होता है नर और मादा के बीच, उस मैथुन के समय सिसन द्वारा ही जो वीर्य होगा जिसे सीमेन कहा जाता है उसको स्त्री के योनि में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो सिसन जो है महत्वपूर्ण अंग होता है। जब मैथुन का प्रोसेस होता है तो सिसन ही क्या करता है, जो वीर्य होता है सीमेन उसको स्त्री की योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, अब अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। तो सहायक जनन ग्रंथियों में प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, काउपर ग्रंथियां आती हैं, पेरिनियल ग्रंथियां आती हैं, रेक्टल ग्रंथियां आती हैं जो कि जनन में सहायता करती हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्रावित द्रव होता है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है, जो क्या करता है, शुक्राणुओं को सक्रिय करता है और यह वीर्य का लगभग 25% भाग बनाता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, स्रावित द्रव होता है जो कि कैसा होता है, अम्लीय होता है और यह क्या करेगा, जो शुक्राणु होंगे उनको ज्यादा सक्रिय कर देगा और यह जो वीर्य बनता है, सीमेन बनता है, उसका लगभग 25% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि बनाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, इसे हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, वीर्य का 25% भाग बनाता है। तो देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्रावित द्रव होता है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है, जो शुक्राणुओं को सक्रियता प्रदान करता है। यह वीर्य का लगभग 25% भाग बनाता है। अब हम लोग काउपर ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो काउपर ग्रंथि क्या होता है, काउपर ग्रंथि से जो स्रावित द्रव होता है वह कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। जबकि प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्रावित द्रव होता है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। और काउपर जो ग्रंथि होती है उससे स्रावित द्रव कैसा होता है, क्षारीय स्वभाव का होता है। ठीक, यह मूत्र मार्ग के माध्यम को क्षारीय एवं चिकना बनाता है। ठीक, इससे क्या होगा, जो शुक्राणु होंगे वह सुरक्षित रहते हैं। ठीक, यह स्त्री की योनि को चिकना बना करके मैथुन या संभोग की क्रिया को सुगम बनाता है तथा योनि की अम्लता को नष्ट करता है। तो योनि जो होता है उसमें H2CO3 कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, तो उस अम्लता को यह क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, जो काउपर ग्रंथि होती है उसमें स्रावित द्रव क्षारीय होता है, जो
क्या करेगा, मूत्र मार्ग के माध्यम को क्षारीय एवं चिकना बनाएगा। इससे शुक्राणु जो होंगे वह सुरक्षित रहेंगे। और यह क्या करेगा, स्त्री की योनि को चिकना बना करके मैथुन या संभोग की जो क्रिया होगी उसको सुगम बनाएगा। और योनि जो कि मादा में पाया जाता है, ठीक है, उसकी अम्लता को नष्ट करेगा। अब हम लोग पेरिनियल ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे तथा रेक्टल ग्रंथि के बारे में। पेरिनियल ग्रंथि तथा रेक्टल ग्रंथियां ये क्या करती हैं, ये तेज गंध वाले द्रवों का स्रावण करती है। पेरिनियल ग्रंथि और रेक्टल ग्रंथि जो होती है वह क्या करती हैं, तेज गंध वाले द्रवों का स्रावण करती हैं, जिससे क्या होगा, जो मिथुन यानी संभोग का जो प्रोसेस होता है वह और अधिक जागृत हो जाता है। इसमें पुरुषों और स्त्रियों में जो संभोग का प्रोसेस होगा वह काफी अधिक जागृत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मानव शरीर में फ्रक्टोज का निर्माण केवल शुक्राशय में होता है, ठीक है। मानव शरीर में फ्रक्टोज का निर्माण कहाँ पर होता है, शुक्राशय में होता है। किस में होता है, शुक्राशय में होता है, ठीक। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो शुक्राशय होते हैं, शुक्राशय से स्रावित सेमिनोजेलिन प्रोटीन, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुक्राशय से जो स्रावित सेमिनोजेलिन प्रोटीन वीर्य का स्कंदन कर उसको गाढ़ा बनाता है, ठीक है। शुक्राशय जो होता है उससे स्रावित सेमिनोजेलिन ये प्रोटीन क्या करता है, वीर्य का स्कंदन करके उसको गाढ़ा बनाता है, ठीक। वीर्य को गाढ़ा बनाता है कौन, सेमिनोजेलिन प्रोटीन। यह क्या करेगा, वीर्य का स्कंदन करेगा, स्कंदन करके उसको क्या करेगा, गाढ़ा बनाता है। और ये प्रोटीन किस में पाया जाता है, शुक्राशय में पाया जाता है। शुक्राशय ही इस प्रोटीन को स्रावित करता है, ठीक। और तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए, पुरुष के स्खलन जिसे एजैकुलेशंस बोलते हैं में औसतन 30 से 40 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं, ठीक है। पुरुष के एक बार के स्खलन में लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं, जिसमें से क्या होता है, केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करने में सफल होता है, ठीक। तो पुरुष के एक स्खलन में लगभग 3 से 40 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं, जिसमें से क्या होता है, केवल एक ही शुक्राणु क्या होगा, जो मादा में अंडाणु पाया जाता है उस अंडाणु को निषेचित करने में सफल होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो धन्यवाद गाइस।